So, hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the first question it was write a short note on epidemiological transition theory और epidemiological transition. देखिए, epidemiological transition का मतलब क्या है? Epidemiological transition means that how the diseases they change their nature, ठीक है, with time. जैसे जैसे आपका समय जो है वो आगे चलता जाता है, समय जो है वो बीतता जाता है, तो कैसे कैसे जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं वो डिसीज़ को इम्पेक्ट करते हैं, डिसीज़ कैसे अपना जो नेचर है वो बदलते हैं. एंड दीज डिसीज़ जो आपके पास ये बीमारियां होती हैं वो क्या कॉज करती हैं आपको? मॉर्बिडिटी कॉज करती हैं, वो आपको बीमार बना देती हैं. मॉर्बिडिटी के साथ क्या बढ़ता है? डेथ रेट बढ़ता है. तो जो डिसीज़ हैं वो किस तरह से आपका डेथ रेट बढ़ाते हैं या फिर डेथ रेट को कम करते हैं? डेथ रेट में क्या क्या चेंजेस आती हैं डिसीज़ के चेंज होने से, बीमारियों के चेंज होने से, और बीमारियां जो हैं वो किस तरह से अपना नेचर बदलती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम. इसी को हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं. ओके. और समय के साथ साथ आपके पास किस चीज़ का एवोल्यूशन होता है? एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. जैसे जैसे आपकी जो टेक्नोलॉजी है, कंजप्शन पैटर्न्स हैं, प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं, वो बदलते जाते हैं, वैसे वैसे बीमारियों का सिलसिला भी बदलता जाता है, बीमारियां भी चेंज होती जाती हैं. तो जो सबसे पहली थ्योरी है इट वाज गिवन बाय अब्दुल ओमरन इन 1971. तो सबसे पहले अब्दुल ओमरन ने थ्योरी दी थी. अब्दुल ओमरन ने 3 फेजेस में इस थ्योरी को डिवाइड किया था. डिसीजेस के उन्होंने 3 फेजेस बनाए थे. पहला जो उनका फेज था वो फेमाइन्स वाला फेज बनाया था उन्होंने. जो पहली एज को उन्होंने कहा था इट वाज द एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन्स. इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज़ अबाउट 20 to 40 ईयर्स. वाई? क्योंकि प्रॉपर जो आपके पास जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो भी आपके पास प्रॉपर नहीं है. उसके बाद जो आपके पास इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं उनकी भी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है. तो इसके चलते आपके जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं. फूड की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर लोगों में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. तो इसके कारण आपके पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज़ अबाउट 20 to 40 ईयर्स ओनली. तो ये उनकी पहली स्टेज थी. जो उनकी दूसरी स्टेज थी इट वाज नोन एज द एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक्स. कि आपके पास जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, जो आपके पास इन्फेक्शियस पेंडेमिक्स हैं, वो अब कम होना स्टार्ट हो गए हैं. वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो आपके पास बर्थ रेट है वो उसी तादाद के ऊपर है. वो उसी तेज़ी से जो आपके पास बर्थ रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है. बर्थ रेट है वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता चला जा रहा है. इन्फेक्शियस डिसीजेस कम होते चले जा रहे हैं. तो इसके साथ आपको क्या मिलता है कि जो आपका डेथ रेट है वो कम हो रहा है. एंड इट लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो इसके साथ जो पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आता है इस स्टेज में, जो दूसरी स्टेज थी जो ओमरन ने बनाई थी 1971 में. तो इससे क्या होता है दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज सस्टेन्ड एंड बिगिंस टू बी एक्सपोनेंशियल. बहुत तेजी से बढ़ना जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टार्ट कर देता है. इन द थर्ड स्टेज इज द एज ऑफ डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिसीजेस. डीजेनरेटिव मैन मेड डिसीजेस का मतलब क्या है? ओमरन का मानना था कि जो आपके पास तीसरी स्टेज है, इस स्टेज में आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज होती है. ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन है वो बैठने वाली बन जाती है. ठीक है. उसमें आप जो हार्ड वर्क है, जो कि जैसे आप खेती में हार्ड वर्क करते हो वैसा हार्ड वर्क आप नहीं करते. ठीक है. ज़्यादातर आपके पास जो आपकी लाइफस्टाइल है इट बिकम्स सीडेंटरी. जो आपका लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी हो गया, वो बैठने वाला हो गया. उसके बाद जो आपके पास जो आपका फूड पैटर्न है
वो ज़्यादा हाई फैट्स वाला हो गया, एंड देयर इज़ इनॉर्मस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और जो फूड्स हैं वो भी आपको प्रॉपरली अवेलेबल हैं, खाना भी अवेलेबल है, हाई फैट वाला खाना अवेलेबल है, लाइफस्टाइल आपका सेडेंटरी है। तो मैन मेड डिसीजेज जनरेट होते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेज जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल डिसीजेज का एक एग्जांपल है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, टीवी ऑन करो, बहुत सारे एड्स आपको दिख जाएंगे मोटापा कैसे कम करें वाले। इंस्टाग्राम ऑन करो, इंस्टाग्राम में आपको स्टोरीज मिल जाएंगी कि 5 दिन में मैंने मोटे से मैं पतला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर द मैन मेड डिसीजेस। ये भूखमरी वाले डिसीजेस नहीं है। ओके, सो दीज आर द 3 स्टेजेस दैट वर गिवन बाय उमरन इन 1971। सो द फर्स्ट वन इज द एज ऑफ फेमाइंस, कि आपके पास फेमाइंस होते हैं। फेमाइंस का क्यों होते हैं आपके पास? क्योंकि जो आपके पास फूड अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, वो बहुत कम है। बिकॉज यू डू नॉट हैव फूड अवेलेबिलिटी, सो योर इम्यूनिटी, आपके पास जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्लस यू हैव परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। कोई आपके पास पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, देयरफॉर योर मॉर्टिलिटी रेट इज क्वाइट हाई। जो आपके पास मॉर्टिलिटी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ क्वाइट हाई। द सेकेंड स्टेज, ये आपके पास एग्रीकल्चरिस्ट, जब आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी प्रीडोमिनेंटली बनती है तब आपके पास पैदा होती है। यहाँ पे द फूड अवेलेबिलिटी इज़ इनॉर्मस, बिकॉज द फूड अवेलेबिलिटी इज़ इनॉर्मस। फूड आपको खाने के लिए प्रॉपरली मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपरली डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। एज यू डेवलप इम्यूनिटी, द परसिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस इट ऑल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज नाउ द डिसीजेज आर डिक्रीजिंग, प्लस यू हैव द फूड अवेलेबिलिटी, योर पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करनी शुरू कर देगी। जो तीसरी स्टेज होती है दैट इज द एज ऑफ द डीजेनरेटिव और द मैन मेड डिसऑर्डर्स लाइक ओबेसिटी, बिकॉज योर लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड along with the lifestyle your food habits they also shift to हाई कैलोरी फूड। ठीक है, आप ज़्यादा ट्रांसफैट वाले हाई कैलोरी फूड्स खाना स्टार्ट कर देते हो। ओके, सो ओमरन ने कहा था कि आपके पास जो दूसरी स्टेज होगी उसमें जो पेंडेमिक्स हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। बट नाउ आजकल आपको क्या मिल रहा है? कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है ना, तो ओमरन की ये जो ट्रांजिशन की थ्योरी है ये तो गलत हो गई, क्योंकि नाउ वी आर इन द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के भी आगे जा चुके हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस बढ़ रहा है डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ का परसिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, कार्डियक अरेस्ट का परसिस्टेंस बढ़ रहा है। दीज ऑल आर दी मैन मेड डिसीजेस। ये सारे के सारे आपके पास लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बिकॉज ऑफ योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो इनका जो पैमाना है, इनका जो परसिस्टेंस है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। बट अलॉन्ग विद दैट nowadays you are also seeing pandemics also, आप पेंडेमिक्स भी देख रहे हो। लेकिन ओमरन ने कहा था कि दूसरी स्टेज में आपके पास जो पेंडेमिक्स हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पेंडेमिक्स दे आर एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। nowadays you have कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, सभी घर के अंदर बंद हैं, कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है। इसके पहले आपके पास और इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे स्ट्रेन्स आए थे। यू हैव एड्स पेंडेमिक। सो कम्युनिकेबल डिसीजेज आज भी काफ़ी बड़े रेट के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा जो है, जो इसके बाद वाले जो एपिडेमियोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने जो इसी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के जो स्टेजेस हैं उसमें एक जो फोर्थ स्टेज है वो ऐड कर दिया। जो पहले 3 स्टेज थे उनको तो वैसे ही रखा, तीसरा जो चौथा जो स्टेज है वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, दैट आपके जो डीजेनरेटिव डिसीजेज होंगे, जैसे जो लाइफस्टाइल डिसीजेज होंगे वो कम होने स्टार्ट कर देंगे। वाई? बिकॉज पीपल विल
डू सम एक्सरसाइज। ठीक है, लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, गवर्नमेंट्स जो हैं वो जिम्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगी। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट इट इज़ इंडोर्सिंग योगा। इंडियन गवर्नमेंट जैसे आजकल योगा को इंडोर्स कर रही है, इसी तरह से आपके पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो साइकिलिंग को इंडोर्स करती है, फ्रेंच गवर्नमेंट साइकिलिंग को इंडोर्स करती है, कनेडियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स जिम्स को इंडोर्स करती है। तो इस तरह से जो पब्लिक पॉलिसी में एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा स्थान बना लेगी। आपका जो एक एक्सरसाइज वाला कल्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो डीजेनरेटिव डिसीजेस थे, जो फैट डिसऑर्डर्स थे, वो आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लेकिन ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, एड्स पेंडेमिक, वो आपके पास बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दीज ऑल आर द जूनोटिक डिसीजेज। पहले ये जानवरों में होते थे, लेकिन हमने जो हैं वो पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो सारे वायरसेस हैं नाउ दे आर अडेप्टिंग टू द ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, सो दे आर जूनोटिक डिसीजेज। तो जो ये जूनोटिक डिसीजेज होते हैं, ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़नी शुरू कर देती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। सो नाउ जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेजेस हैं वो 4 ट्रांजिशन स्टेजेस हैं। पहली 3 तो वही हैं सेम, जो चौथी है वो ऐड कर दी गई है। दैट ड्यू टू द एक्सरसाइज कल्चर जो आपके पास डीजेनरेटिव डिसीजेज हैं वो डिक्रीज होंगे। अलॉन्ग विद दैट सम पैंडेमिक्स और सम एपिडेमिक्स विल बी सीन। कुछ एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द फाइनल शेप दैट वी आर गेटिंग। एंड देन द मॉडल्स ऑफ ट्रांजिशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक जनरलाइज थ्योरी दे दी। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में कभी भी एक जनरलाइज्ड चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ एक ऐसी थ्योरी है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, वो सिर्फ एक ऐसी थ्योरी है जो आज एग्जिस्ट करती है और एक जनरलाइज चीज़ों की डेफिनेशन देना स्टार्ट कर देती है, माइंड की जनरलाइज डेफिनेशन देती है वो। और आपके पास इन होल एंथ्रोपोलॉजी यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग जनरलाइज्ड। किसी चीज़ को आप जनरलाइज्ड वे से नहीं एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी। एंथ्रोपोलॉजी का स्टैंड जो है वो सबसे बड़ा स्टैंड डाइवर्सिटी का स्टैंड है। तो ह्यूमन डिफ्रेंसिएशन, रेसेस को पढ़ते हैं आप यहाँ पे, अलग अलग कल्चर्स को पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस भी उसी तरह से पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, यूनिवर्सल कोई फैमिली एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, इसी तरह से जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। खैर, देयर आर मैनी मॉडल्स ऑफ ट्रांजिशन। मॉडल्स ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशंस हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह से, अलग अलग स्पीड से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, वहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास क्लासिकल या फिर वेस्टर्न मॉडल। इट कैन बी सीन इन द इंग्लैंड, वेल्स, स्वीडन, जो आपके पास ओमरन ने दिया था। ठीक है, तो ओमरन का जो आपके पास मॉडल है वो इंग्लैंड में, वेल्स में, स्वीडन में प्रॉपरली देखा जा सकता है कि पहले आपके पास देयर वर मैनी पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स। बहुत सारे आपके पास पेंडेमिक्स होते थे, एपिडेमिक्स होते थे, प्लेग एपिडेमिक वाज देयर। बहुत सारे आपके पास फेमाइंस थे इन इंग्लैंड, इन वेल्स। ठीक है, जब सिर्फ आपके पास वहाँ पे पोटैटो कल्टीवेशन होती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता गया और जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो की जानी स्टार्ट कर दी, साइंटिफिक मेथड से की जानी स्टार्ट कर दी। ओके, देन आपके पास जो फेमाइंस थे वो कम होने स्टार्ट हो गए, लोगों में इम्यूनिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई। देन यू केम विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ नए जो मैन मेड डिसीजेस थे वो पैदा होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अर्बन इन्फेक्शंस नई नई पैदा होनी स्टार्ट हो गई, इन्फेक्शियस आउटब्रेक्स होने स्टार्ट हो गए। बट
तो वो सारे के सारे जो थे वो मैन मेड थे। द नेक्स्ट इट वॉज द एसेलरेटेड मॉडल। एसेलरेटेड मॉडल और जापानीज मॉडल, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से जो है वो इंडस्ट्रियल कल्चर को और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको इंडोर्स किया है। जापान इज़ वन ऑफ देम। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जापान में कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी जिसकी वजह से कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट हुआ, बहुत तेज़ी से उसने जंप किया है फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी और द हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। देन द नेक्स्ट वन इट इज़ द डिलेड मॉडल। ये कहाँ पे देखा जा सकता है? चिली में देखा जा सकता है, सीलोन में देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है दैट मैनी सोसाइटीज़ और मैनी नेशंस और मैनी कल्चर्स दे आर स्टक इन एग्रीकल्चर, they are not able to transition properly from the agriculturist societies to the industrialized societies. So इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखना है। अब इसका कंक्लूजन क्या करना है? ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ओमरन की थ्योरी लिखी। ठीक है, ओमरन की थ्योरी लिखने के बाद आपने फिर उसके बाद एक और स्टेज ऐड कर दी, क्योंकि देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ द पैंडेमिक्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका क्रिटिसिज्म था। फिर आपने एक और स्टेज ऐड की। फिर उसके बाद आपने कहा कि ओमरन की जो थ्योरी है या फिर इसकी जो स्टेजेस हैं इनको आप एज इट इज़ हूबहू जो हैं वो हर एक सोसाइटी में नहीं लागू कर सकते। हर एक सोसाइटी में जो स्पीड ऑफ अडेप्टेशन है वो डिफरेंट है। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट स्पीड ऑफ अडेप्टेशन आपने अलग अलग मोड्स बनाए, मोड्स ऑफ ट्रांजिशन। ओके, मोड्स ऑफ ट्रांजिशन बनाने के बाद आपने 3 मोड्स दिए ट्रांजिशन के। तो इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन करना है। नाउ कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूड कैसे करना है? डिसीजेस दे विल हैपन इन एवरी सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में डिसीजेस होते हैं, बट डिसीजेस आपकी पॉपुलेशन को कितना इम्पैक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो फर्स्ट इज इको बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आपके पास क्या आता है? फूड अवेलेबिलिटी, बैलेंस्ड डाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जो इंडियन पॉपुलेशन है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में जो इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पे आपके पास आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी क्यों पाई जाती है? बिकॉज आर स्टेपल डाइट, इसमें आयरन का जो आयरन है वो ज़्यादा नहीं है, आयरन कंटेंट ज़्यादा नहीं है उसमें, तो आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। सिमिलरली इन मैनी माउंटेनियस रीजन्स उसमें आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। दीज आर सम ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन्स। और आपके पास जो इंडिया में इंसिडेंस ऑफ हंगर है वो बहुत हाई है। ओके, इन ट्राइबल्स और इन द विलेज इकोनॉमी द इंसिडेंस ऑफ हंगर इज क्वाइट हाई, भूखमरी बहुत ज़्यादा है। इन द अर्बन एरियाज आपके पास माल न्यूट्रिशन या फिर जो ओबेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ओबेसिटी बहुत हाई। तो ड्यू टू ऑल दोज रीजन्स आपके पास जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। बिकॉज इम्यूनिटी आपके पास कम हो जाती है, देयरफॉर जो डिसीजेस आते हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, वो ज़्यादा मॉर्बिडिटी कॉज करते हैं। बिकॉज मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, देयरफॉर जो आपके पास डेथ रेट है वो भी आपके पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। देन मैनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। सोशो इकोनॉमी में क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर इनकम स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मेडिकल एंड पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक हेल्थ की क्वालिटी कैसी है, पब्लिक हेल्थ फ्रीली अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो स्पीड होगी इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन
और इन द एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन वो कितनी फास्ट होगी या फिर कितनी स्लो होगी। ओके, सो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। सो यू हैव टू कंक्लूड विद डिटर्मिनेंट्स कि हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी ट्रांजिशन की स्पीड होती है, अपनी अपनी ट्रांजिशन की नेचर होती है, विच डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिकल बायोलॉजिकल रीजन्स, बायोलॉजिकल कंडीशंस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, एज वेल एज दी पब्लिक पॉलिसीज। ओके, पब्लिक पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी अच्छी हैं, कल्चरल कंडीशंस, बायोलॉजिकल कंडीशंस कितनी कंड्यूसिव हैं टू स्टॉप डिसीजेज, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिसीजेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड करोगे। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन अफेक्ट्स सेवरल फिजिकल फीचर्स, इसको एग्जाम्प्लीफाई करना था, यानी कि एग्जाम्पल दे के आपने समझाना था। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि फिजिकल फीचर्स को जो आपका न्यूट्रिशन है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, बिकॉज द डायरेक्टिव इट इज एग्जाम्प्लीफाई, तो एग्जाम्पल्स के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो एक रिसर्च का लेते हैं। 2019 में ये रिसर्च की गई थी इन माली। ठीक है, माली एक कंट्री है अफ्रीका में, तो उसमें रिसर्च की गई थी। माली में जो माल न्यूट्रिशन का लेवल है, जो हंगर का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, देयर इज़ अक्यूट हंगर देयर। तो वहाँ पे आपके पास लाइवन एंड अदर्स, लाइवन ने वहाँ पे आपके पास स्टडी की थी ओन हाइट वर्सेस न्यूट्रिशन। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्राफ है, इट इज़ अगर आपके पास बैलेंस्ड डाइट रखी जाती है बच्चों में, अगर बच्चे जो हैं वो बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, तो ये आपको इस तरह का जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं शुरुआती कुछ मंथ्स में, कुछ महीनों में वो देखने को मिलता है। अगर आपके पास जो डाइट है वो अनबैलेंस्ड रहे, यानी कि माल न्यूट्रिशन रहे उनकी डाइट पैटर्न्स में, तो आपको जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं वो काफ़ी स्टेंटेड दिखाई देते हैं, वो काफ़ी आपको लो दिखाई देते हैं। ओके, तो इस तरह से जो आपके पास जो ये स्टडी है वो ये प्रूव करती है कि जो हाइट है वो न्यूट्रिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये स्टडी बहुत लंबी चौड़ी स्टडी थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कल्मिनेटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा गया है, बट बाद में ये स्टडी प्रूव करती है दैट कल्मिनेटिव प्रोबेबिलिटी इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। ओके, तो मैंने डायरेक्टली उस चीज़ को उसी तरह से घुमाया है जैसे क्वेश्चन में हमें लिखना पड़ेगा। तो कोई भी स्टडी आप देखते हैं, कोई भी स्टडी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आप अपने पास जो सिलेबस है उसको लिखिए, उसको देखिए। ठीक है, सामने आपके हमेशा सिलेबस होना चाहिए। तो कोई भी आप स्टडी देखते हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो सिलेबस के अनुकूल निकालने की कोशिश कीजिए और उनके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कल्मिनेटिव प्रोबेबिलिटी को अगर मैं अपने नोट्स में लिख दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल्मिनेटिव प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन आएगा फिजिकल फीचर्स के ऊपर या हाइट के ऊपर। ओके, तो मैंने उसी तरह से चीज़ों को अडेप्ट कर लिया, उसी तरह से चीज़ों को मैंने निकाल लिया। सो हाइट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रिशन। तो अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता तो उस बच्चे की प्रॉपरली जो आपकी हाइट है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ओके, सो ये स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू टू रीजंस। एक तो है आपके पास हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स हर एक साल रिलीज किया जाता है और यूपीएससी भी इस हंगर इंडेक्स को देखता है। और इंडिया में जो हंगर की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में जो हंगर की इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माल न्यूट्रिशन की वजह से
आपके फिजिकल फीचर्स के ऊपर या फिर आपके कल्मिनेटिव फीचर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो दूसरी रिपोर्ट आती है वो WHO की रिपोर्ट आती है ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, और WHO कहता है कि माल न्यूट्रिशन इन अर्बन एरियाज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी। तो तभी भी आपके पास माल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये जो आपके पास दो कंडीशंस हैं, इनकी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो स्टडी लिखनी वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रीसेंट वन एंड मोस्ट रेलिवेंट एंड साइंटिफिक वन। ठीक है, बहुत एप्रिसिएशन मिली थी लेवन की स्टडी को। ओके, देन आपके पास अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन आता है, सीवियर जो लेवल्स हैं वो प्रोटीन के डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके साथ एक बीमारी होती है क्वाशियोरकोर। तो क्वाशियोरकोर से क्या होता है कि आपके पास जो फ्लूइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है इन द लोअर पार्ट ऑफ लिम्स। ओके, लेग्स के लोअर पार्ट में आपके सूजन आनी शुरू हो जाती है, वहाँ से जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकलता है बॉडी से, वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता, एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। ग्रोथ जो है वो स्टेंटेड हो जाती है। स्टेंटिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी हाइट है वो प्रॉपरली एज के हिसाब से ग्रो नहीं हो पाती है। देन देयर इज सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल्स, जो आपके पास मसल टोन है वो वीक रहती है। जो आपकी वेट है, वेट टू हाइट रेशो वो भी ड्रॉप हो जाती है। देन एडिपोज टिश्यूज कौन से होते हैं, जिसमें फैट स्टोर होती है। एडिपोज टिश्यूज वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी लिम्स में। इसकी वजह से आपके पास जो इन्फेक्शियस डिसीजेस की फ्रीक्वेंसी है वो इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन द चाइल्ड इज़ अनेबल टू बैलेंस इट्स हेड, तो चाइल्ड जो है वो अपने सर को प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाता है, प्राइमरीली ड्यू टू वीक मसल टोन। देन द एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड्स, उनकी रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है एब्डोमेन में, पेट में। दिस इज इन सीवियर कंडीशंस। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन हो, बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो प्रोटीन्स की, तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं पॉट बेली, जो पेट है वो सूजना स्टार्ट हो जाता है। देन हेयर्स जो हैं वो स्केंटी हो जाते हैं, उनमें डिसकलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब काले बाल नहीं रहते हैं प्रॉपर। देन जो स्किन है उसमें पीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वो मतलब रूखी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और सोर्स पड़ जाते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं आपको। वाई? बिकॉज इट हैपन्स ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, पर्टिकुलरली ड्यू टू माल न्यूट्रिशन यू हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी। बिकॉज यू हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी सो यू हैव अ डिसीज कॉल्ड क्वाशियोर। देन द नेक्स्ट वन इज द मरस्मस। मरस्मस में आपके पास क्या होता है, पहले क्वाशियोर में क्या हुआ था, दैट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई थी आप में। अब मरस्मस में क्या हुआ था, अलोंग विद प्रोटीन आपके पास जो कैलोरीज हैं वो भी डेफिशिएंट हो रही हैं, दोनों की डेफिशिएंसी आ रही है। सो यू सी बोथ स्टेंटिंग एज वेल एज वेस्टिंग इन सीवियर फॉर्म्स। दोनों जो चीज़ें हैं वो हाईली सीवियर फॉर्म्स में होती हैं, स्टेंटिंग एज वेल एज वेस्टिंग। और जो मसल टोन है और जो सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस फैट होती है आपके चमड़े के नीचे, जो कि आपको सर्दी से गर्मी से बचाती है। वो जो सबक्यूटेनियस फैट की लेयर है वो आपकी थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। जो मसल टोन है वो भी वीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो इट हैपन्स इन मरस्मस। और मरस्मस के केस में देर इज हाई मॉर्टिलिटी रेट, जो आपके पास चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट होता है इट इज़ वेरी हाई। एंड इन द अफ्रीकन कंट्रीज मरस्मस बिकम्स अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ चाइल्ड मॉर्टिलिटी। जो गरीब कंट्रीज हैं जैसे माली है, यहाँ पे चाइल्ड मॉर्टिलिटी का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कारण है, इट इज़ मरस्मस। ओके, why? Because of the chronic malnutrition, because of the chronic hunger that is prevalent in these countries.
अब माल न्यूट्रिशन की बात हुई है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपके पास जो बैलेंस्ड डाइट है, जो आपके पास बैलेंस्ड इनटेक है, वो नहीं है ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑफ मिनरल्स। सो अगर आप एक्सेसिव इनटेक करते हो विटामिन डी का, इट रिजल्ट्स इनटू हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया के साथ क्या होता है, अगेन आपकी जो मसल टोन है वो बहुत वीक हो जाती है, जो आपके पास जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो हार्डन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम का कंपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है कैल्शियम कंटेंट। और इसके साथ साथ आपके पास जो रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं आपके, वो भी डिले होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपरली नहीं डेवलप हो पाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिले होना शुरू हो जाती हैं। देन एक और जो आपके पास डिसीज़ है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, इट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी कब होती है, जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो जाता है। बॉडी मास इंडेक्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मास लेते हो अपना जो वेट होता है, और फिर उसके बाद आप अपनी हाइट मेज़र करते हो, हाइट का आप होल स्क्वायर कर देते हो। अगर ये 30 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है कि आप मोटे हो, आप ओबीस हो। और ओबेसिटी रिलेटेड जो डिसीजेज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कार्डियक डिसीजेज़ ओबेसिटी रिलेटेड डिसीजेज़ हैं, जो डायबिटीज़ है वो ओबेसिटी रिलेटेड डिसीज़ है, एंड देयर आर सो मैनी डिसीजेज़। सो ये वाली चीज़ें भी आपको लिखनी है। अलॉन्ग विद दैट, ये तो था प्रोटीन और कैलोरीज के डेफिशिएंसी के साथ। अलॉन्ग विद प्रोटीन एंड कैलोरीज ऑल्सो राइट अबाउट विटामिन्स। ठीक है, अगर आपके पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, इसके साथ भी आपकी जो मसल टोन है वो वीक होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी है पर्टिकुलरली, तो आपकी जो स्किन है वो रफ होना शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्किन में पीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सोर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, एक्यूट डेफिशिएंसी में। तो इस तरह से आपके पास जो विटामिन्स हैं वो भी आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर आपके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जो बोन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती हैं। सिमिलरली आपके पास मिनरल्स हैं। अगर आपके पास आयरन की डेफिशिएंसी है, इफ़ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, देन ऑल्सो जो आपकी मसल टोन है वो वीक रहती है, फटीग रहता है आपको। ठीक है, आपकी जो कॉग्निशन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। कई बार आयरन की कमी से, आयरन की डेफिशिएंसी से, या फिर प्रॉपर कई बार सिंथेसिस नहीं हो पाता है आयरन का, उसकी वजह से लीवर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बेलुरुबिन के बढ़ने के केसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारी चीज़ों को लिखना है व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एक चीज़ आप ज़रूर करें कि स्ट्रक्चर को भी आप ब्रेनस्टॉर्म करें कि कितना लिखना है इंट्रोडक्शन में, क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में, क्या क्या बॉडी पार्ट में स्पेसिफिकेशंस चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवन की स्टडी लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वाशकोर के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मरस्मस के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद ओबेसिटी के बारे में, और ये सारी चीज़ें, ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप एटलीस्ट ये चीज़ें ना भूलें आंसर में। जब आप ये चीज़ें लिख देते हो, फिर उसके बाद जो है वो आप और चीज़ें भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है या फिर आपके पास प्रॉपर स्पेस है। स्पेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट ये सबसे बड़ी बात होती है आपके मेंस एग्जामिनेशन की। और ये आपको कैसे पता चलता है कि आप प्रॉपरली स्पेस मैनेज कर पा रहे हो या फिर टाइम मैनेज कर पा रहे हो, ये पता चलता है आपको प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप आंसर्स में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे,
जैसे जैसे आपको रिव्यूज़ मिलते जाते हैं, जैसे आप सुधरते जाते हो, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपको किस तरह से जवाब लिखने हैं, किस तरह से आपके उत्तर लिखने हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या अनइम्पॉर्टेंट है, कितना स्पेस आपको अनइम्पॉर्टेंट को देना है, कितना एसेंशियल चीज़ों को स्पेस देना है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, अगला जो क्वेश्चन था, अगला जो प्रश्न था, इट वाज क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, सो जो दो आपके पास दो मेजर मेथड्स थे, वन वाज लॉन्गिट्यूडनल, अदर वाज क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल सबने प्रॉपरली लिखा, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, वो भी प्रॉपरली, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये चीज़ें लिखनी इंपॉर्टेंट हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सब लोग मिस कर गए वो ये था एग्जाम्पल्स लिखनी। आपको एग्जाम्पल्स लिखनी ज़रूरी हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा कुछ रिसर्चेस के, कुछ मेडिकल रिसर्चेस के, जिन्होंने लॉन्गिट्यूडनल मेथड को यूज़ किया है, जिन्होंने क्रॉस सेक्शनल मेथड को यूज़ किया है। तो उन लिंक्स के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको फ्रीली पेपर मिल जाएंगे। सारा का सारा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो टू द मेथडोलॉजी सेक्शन कि उन्होंने किस तरह से जो मेथड है उसको अप्लाई किया है। इससे आपका जो फंडामेंटल्स होंगे वो भी स्ट्रांग होंगे, और आपको लिखने के लिए एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल मेथड है, क्लासिकली फ्रांस बोआ ने भी इसी को यूज़ किया था, और रिसेंटली आपके पास अरबिंदो सोसाइटी ने एक पेपर लिखा था, उसमें भी यही मेथड को यूज़ किया गया था। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मेथड को। लॉन्गिट्यूडनल मेथड की जो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी रेयर मिलती हैं आपको, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मेथड को लगाने में, अप्लाई करने में बहुत सारा समय चाहिए। आप एक ही इंडिविजुअल को स्टडी करते हो, आप एक ही इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टोरी देखते हो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड काफ़ी रेयरली अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, बट स्टिल जो बहुत सारी क्लासिकल स्टडीज़ आपको इसकी भी मिल जाती हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेपर्स के लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन टूडेज़ वीडियो और इन टूडेज़ सेक्शन, डू टेल मी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।